गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इकाई 5 का लास्ट सब यूनिट 5.5 पढ़ेंगे, जो है पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों का आलोचनात्मक विवेचन। और है इसमें कि पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं का संग्रह। ये है आपका 5.5। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे आप दो चीज़ है। एक तो है कि पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों का आलोचनात्मक विवेचन। आलोचनात्मक विवेचन हम लोग आलोचना के बारे में पढ़ चुके हैं कि आलोचनात्मक क्या होता है, आलोचना किसे कहते हैं। तो आलोचना अगर हम कहें तो आप आलोचना ये सब हम नहीं कह सकते हैं कि केवल उसकी गलतियाँ निकालना, उसकी कमियाँ निकालना ही आलोचना नहीं होता है। वो आलोचना अगर एक कहा जाए कि एक अच्छा आलोचना, या कहा जाए कि एक अच्छी प्रकार से जो आलोचना करने का जो तरीका है, उसमें हम गुण और दोष दोनों बताते हैं। यानी कि हम उसको जो उसकी अच्छाइयाँ हों वो भी हम उसको बताते हैं, जो उसकी कमियाँ हैं वो भी बताते हैं। वो तो अच्छा आलोचनाकार उसी को माना जाता है जो ऐसा नहीं कि हमेशा केवल कमी ही बताए कि ये कमी है, ये खराबी, ये खराबी, उसके साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी बताए। वो तो वही है वो आलोचनात्मक विवेचन करना है हमें आज। तो तीन चीज़ का आपको आलोचनात्मक विवेचन करना है: पाठ्यक्रम का, सहायक सामग्री का और पाठ्य विधियों का। यानी कि पाठ को जो पढ़ाने के जो विधि है, जो तरीका है, उसके बारे में। वो तो पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विवरण कैसे करेंगे? तो आप देखे होंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा था यूनिट 3, कौन सा यूनिट था आपका? हाँ, 1.5 में था। हम लोगों ने पढ़ा था कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तन का आकलन। 1.5 में आप कई सारे लोगों ने आप लोगों ने असाइनमेंट बेस कर दिया, रिकॉर्ड करके भेजा भी है उसमें। तो इसमें क्या था कि पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हुए। वो तो हमने 4-5 पॉइंट पे चर्चा किया था कि उद्देश्य में परिवर्तन हुए थे, पाठचर्या में परिवर्तन हुए थे, शिक्षण कार्य में, भाषा बोध में, मूल्यांकन में। वो तो अब इसी को आधार मानकर हम बेसिकली इसका आलोचनात्मक हम इसी आधार पे करते हैं कि कैसे करना। अगर कहा जाए कि आप पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, वो तो क्या बताएंगे आप, कैसे करेंगे? वो आप बताएंगे कि हाँ, पाठ्यक्रम जो है, वर्तमान समय के पाठ्यक्रम की स्थिति क्या है, वो कैसी है, वो यानी कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो उसमें क्या कमियाँ हैं, आपको दोनों बतानी पड़ेगी। वो तो आप अच्छाइयाँ में ये सब जो हम लोगों ने कहा था कि जो हमने पढ़ा था आपको 1.5 में कि क्या परिवर्तन हुए, तो इसमें अच्छाइयाँ में आप बता सकते हैं कि आज वर्तमान पाठ्यक्रम में उद्देश्यों की चर्चा होती है, शिक्षण कार्यों की चर्चा की जाती है, भाषा बोध की चर्चा की जाती है, मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। ये सब आप बता देंगे इसकी अच्छाइयाँ में कि ये अच्छाइयाँ हैं इसमें। वो भाई इसमें और उसकी अगर कुछ कमियाँ देखे, आपको लग जाए कि क्या कमी है इसमें, वो तो वो आपकी कमी बतानी होगी। वो जैसे जो भी अगर कमी, अगर एक पाठ्यक्रम आप देखिए तो उसके अनुसार क्या कमी आप बता सकते हैं उसमें। हो सकता है कि उसमें आपको कमी लगता है कि हाँ नहीं, ये जो है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं, वो या इसमें जो है मूल्यांकन संबंधी प्रश्न बहुत ज़्यादा दे गए हैं। वो मतलब एक शिक्षक बनने के बाद आपके पास जो पाठ्यक्रम आएगा उसका देख के आपको आलोचनात्मक विवेचन करना होता है। वो तो वो बेसिकली जो ये 5.5 है वो आपके शिक्षक के ऊपर है कि आप शिक्षक बन जाएंगे तो कैसे किसी चीज़ का आलोचनात्मक विवेचन करेंगे। वो तो पाठ्यक्रम में आपको देखना पड़ेगा आप, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक कक्षा में दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं और गैर दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं। तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जब आपके पास पाठ्यक्रम आएगा, तो आप पाठ्यक्रम का आप आलोचनात्मक विवेचन जब करेंगे तो यह ध्यान में रखेंगे कि क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों के लिए यह पाठ्यक्रम उचित है या कमी है। वो जैसे मान के चलिए कि आप पहली कक्षा में पढ़ाने गए हो, टीचर आप बनकर, वो आप वहाँ देखेंगे कि हाँ बहुत सारे इसमें केवल चित्र दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी चित्रों का वर्णन नहीं है। वो तो क्या होगा, वो उसका आप दोष में बता देंगे। वो आप अच्छाइयाँ तो बताएंगे कि हाँ ये अच्छाइयाँ हैं, वो
वो सब अच्छाइयाँ जो हमने 1.5 में चर्चा की थी वो सब अच्छाइयाँ ही जाएगी उसमें। साथ साथ जो दोष बताएंगे उसमें ये बता सकते हैं कि हाँ इस पाठ्यक्रम में चित्र बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चित्रों का वर्णन नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे होंगे वो पढ़ने में समर्थ होंगे, यानी उनको समझ नहीं आएगा, इतने सारे चित्र होंगे तो कैसे समझ में आएगा क्या करना है वो। तो यानी चित्रों के साथ साथ वर्णन भी होना चाहिए वो। और से क्या बता सकते हैं, इसका क्या आलोचनात्मक विवेचन कर सकते हैं कि हाँ इसमें जो मूल्यांकन की जो पद्धति है केवल वह रिटर्न में ही रूप में दी गई है वो। भाई अगर आप समावेशी विद्यालय में, हो सकता है कि वहाँ पे आपका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी आए, वो श्रवणबाधित बच्चा भी आएगा वो, तो इसका कैसे मूल्यांकन करेंगे वो। भाई हम जरूरी नहीं कि केवल रिटर्न में लिख कर ही मूल्यांकन किया जाए वो। पहले अब ये लिख कर, ये तो अंग्रेजों के समय शुरू हुआ कि लिख कर एग्ज़ाम देने की शुरुआत हो गई, फिर उसके बाद से हम सर्टिफिकेट मिलने लगे, डिग्री मिलने लगे। उससे पहले थोड़े हमें सर्टिफिकेट डिग्री मिलती थे वो। तो उस हम ये भी बता सकते हैं कि हाँ नहीं ये जो कमियां हैं, क्योंकि इसका मूल्यांकन का जो तरीका है इसमें हमें मौखिक रूप भी सम्मिलित करना चाहिए, मौखिक प्रश्न भी होना चाहिए वो। तो ये इसके आप दोष बता सकते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विवरण करते हैं तो क्या करेंगे कि आप उसके कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे, उस पाठ्यक्रम की क्या अच्छाइयाँ हैं, साथ साथ उसके कुछ दोष बताएंगे वो, कुछ कमियाँ बताएंगे वो। तो कमियाँ जब बताएंगे तो आप ध्यान रखेंगे दिव्यांग बच्चों का वो, कि दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोगी है या उनके लिए उपयोगी नहीं है। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग पे, यानी कि सहायक सामग्री का आलोचनात्मक विवेचन कैसे आप करेंगे वो। सहायक सामग्री जो कहते हैं कि शिक्षण लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमने शिक्षक उपकरणों की बात की थी इकाई 4 में, आपको याद होगा तो वो सब भी क्या, वो भी सहायक सामग्री के रूप में ही है वो, चाहे वो प्रिंट वाला हो चाहे आपका नॉन प्रिंट वाला हो। तो सहायक सामग्री का भी आप आलोचनात्मक विवरण कर सकते हैं, उसमें भी कुछ उसकी अच्छाइयाँ और कुछ उसके कमियां बता सकते हैं वो। जैसे अगर यहाँ भी आप बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर ख़ासतौर से जो हम TLM बना रहे हैं तो क्या वो दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए लाभदायक है कि नहीं है वो, क्योंकि अब समावेशी विद्यालय की बात होती है। अब जहाँ भी देखिए समावेशी विद्यालय हो रहे हैं वो, हर जगह एक कक्षा में बच्चे आ सकते हैं वो, ये क्योंकि कानून बन गया है वो। तो आप किसी दिव्यांग बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने से आप रोक नहीं सकते वो। तो इसीलिए जो भी आपका सहायक सामग्री होगा क्या होगा वो उनके अनुकूल भी होना चाहिए वो। तो इसका भी जब आप मूल्यांकन करेंगे, आप सहायक सामग्री का, आप पहले तो बताइए कि होता क्या सहायक सामग्री वो, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 4 पूरा उसी पर था वो। तो उसके बाद से आप बताइए कि क्या कमियां हैं इसमें वो। तो आप जैसे बता दिए कि कोई भाई चार्ट हम दिखा रहे, चार्ट बना रहे हैं वो, तो चार्ट अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं एक सहायक सामग्री है वो, लेकिन अगर उस कक्षा में दृष्टि दिव्यांग बच्चा बैठा हुआ तो कैसे समझेगा वो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है वो। अगर कोई आप वीडियो दिखा रहे हैं वो, वीडियो रहने दीजिए, आपको समझ के मान के कोई ऑडियो सुना रहे हैं वो बच्चों को, हम हमने पढ़ा कि हाँ टेप रिकॉर्डर क्या है वो, ये एक ऑडियो एड्स है वो, एक सहायक सामग्री है। तो अगर कक्षा में गए आप बच्चों को टेप रिकॉर्डर या CD प्लेयर चला के आप कोई कहानी सुनाने लगे हो सकता है कक्षा में आपके श्रवणबाधित बच्चा बैठा हो, तो वो कैसे सुनेगा वो। तो वो बता सकते हैं, वहाँ भी आपको सहायक सामग्री में भी वो आलोचनात्मक विवरण देना पड़ेगा वो, कि हाँ क्या इसमें कमियां हैं वो तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप ट्रेंड होके जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में वो। जो B.Ed जनरल करते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि हाँ इन बच्चों को कैसे डील किया जाए वो, लेकिन आप जब जा रहे हैं आपको ये सब चीज़ें पता है वो, कि कैसे इनको डील किया जाए वो। तो इसीलिए जब आप इसका आलोचनात्मक विवरण करेंगे तब से चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सहायक सामग्री क्या सबके लिए उपयोगी है या उसके लिए नहीं है। हम चलो ठीक है, किसी व्यक्ति ने मैं एक बना के लाया, मैप बना के लाया, भाई मैप बना के लेके जा रहा है, हो सकता है उभरा हुआ मैप बना रहा है, इम्बोज्ड मैप जिसको हम बोलते हैं वो। तो इम्बोज्ड मैप बना के ले जा रहा है दृष्टि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उस समावेशी विद्यालय में वो। हो सकता है कि इंडिया का मैप पूरा वो बना लिया हो, लेकिन क्या इंडिया के एक मैप में जो इतने सारे स्टेट हैं उनकी राजधानियां हैं अगर दिखाया गया है वो, तो वो एक साइटेड जो बच्चा हो, एक दृष्टिवान बच्चा है, वो तो देखकर समझ जाता है वो
कि हाँ ठीक है, ये इतना बड़ा इंडिया का मैप है, इसमें यह दिल्ली इसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, जगह जगह दिखाया होता है, समझ जाता है। लेकिन जब हम दृष्टि दिव्यांग बच्चे को उस कक्षा में दिखाते हैं तो मैप में इतनी सारी चीज़ें अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा, वो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। वो इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर हम मैप बनाते हैं तो बहुत कम चीज़ें का रखते हैं, वो हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। वो उसकी वजह यही है वो कि ये बच्चे हम नहीं समझ पाते हैं, वो ये पार्ट टू भूल जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि हम पूरा हम देख के तुरंत समझ गए, वो ये पहले छोटे छोटे भावों को समझेंगे, फिर उनको पूरा इंडिया का मैप बताइए वो। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसको भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसका दोष बता सकते हैं कि क्या इसकी कमियां हैं वो। फिर है इसमें है कि पाठ विधियों का आलोचनात्मक विवेचन, यानी कि जो पाठ पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो विधि है, उसका भी आपको आलोचनात्मक विवरण करना है वो। तो इसमें भी फिर वैसे ही करेंगे, इसकी भी अच्छाइयाँ इसकी भी कमियाँ बताएंगे वो। तो भाई पाठ विधि जो भी मेथड, आप पाठ विधि मेथड जानते हो कौन कौन से है, व्याख्यान मेथड है, प्लेवे मेथड है, प्रदर्शन मेथड है, वो प्रोजेक्ट मेथड है, वो कई सारी विधियाँ पढ़ाने की वो। और हम लोगों ने खास तौर से जब इसमें पढ़ा होगा आपने गद्य और पद्य में व्याख्या विधि है, अर्थबोध विधि है, सब विधियां ही हैं वो पढ़ाने की वो। तो इन सब के आप गुण और दोष जानते भी हो, क्या इनके गुण और क्या दोष हैं वो। तो वही वही आपको जो आप पहले तो विधियां बताएंगे कि पाठ पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं वो। आप चाहे गद्य पद्य व्याकरण सब मिला के एक साथ बता दीजिए या अलग अलग बता सकते हैं आपको, तो वो ऑलरेडी मैं सबका बता चुका हूँ वो, इसलिए यहाँ पे दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि विधियाँ कौन कौन सी है वो आप मेरे ख्याल से आपने किस में पढ़ा था, आप शायद 3.1 में यूनिट 3 में पढ़ा था आपने वो विभिन्न विधियों को वो। तो वो विधियाँ के आप गुण जानते हैं, तो भाई कौन कौन सी विधियाँ, उनके क्या गुण हैं, उनके किस कमियाँ की भी हमने चर्चा की थी वो। लेकिन फिर अगर हम बात करें कमियों की चर्चा करने के लिए, अगर समावेशी विद्यालय में अधिष्ठ कहा जाए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए या मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए वो, अगर हम उनके लिए बात करें कि उनके लिए कैसे हम उनके लिए क्या कमियां हैं वो, तो वो आपको बतानी पड़ेगी वो। कि हाँ केवल हम लेक्चर मेथड से हम नहीं पढ़ा सकते हैं भाई, हम लेक्चर मेथड के साथ साथ हम उनको समय एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम टीएलएम देना पड़ेगा वो। कि अगर भाई अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके लिए केवल लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे कोई उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा वो, तो आपके साथ उसके साथ और मेथड और विधि जोड़नी पड़ेगी वो। अगर अब हमने कहा था ना कि संयुक्त विधि कहा था वो, यानी कि एक विधि के साथ और विधियाँ आपकी जोड़नी पड़ेगी वो। तो वो वही वही बातें कर रहा है कि जब इसकी भी अगर विवेचन करेंगे पाठ विधियों का, तो आप उसमें भी यही बताएंगे वो। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे पाठ्यक्रम है, सहायक सामग्री या पाठ विधियाँ हैं वो आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इसमें लिखना होगा। इसमें बहुत सारी आपको जैसे नहीं किताबें में कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी वो, ये थोड़ी सी आपको सोचनी है कि क्या है वो, कैसे हम इसको आलोचनात्मक विवरण दे इसका वो। तो आलोचनात्मक विवरण देते समय हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी अच्छाइयाँ भी बताइए और उसकी कमियाँ भी बताइए वो। तो इन तीनों का आप अच्छाई भी बता सकते हैं और इसमें क्या कमियाँ हैं, और ख़ास तौर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या कमियाँ हैं वो आपको इसमें बता सकते हैं।